नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं हमारी ये बेहद खास पेशकश। 1 अप्रैल से डेट फंड्स के लिए टैक्स नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का फायदा डेट फंड्स के निवेशकों के लिए खत्म होने जा रहा है। अब ऐसे फंड्स जिनका 35% से ज़्यादा इक्विटी में कम एक्सपोजर है, उनके लिए एलटीसीजी का फायदा खत्म हो जाएगा। ऐसे सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या डेट फंड्स पर मिलने वाले इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म होने से बैंक फिक्स डिपॉजिट और इक्विटी फंड्स में निवेशकों का रुझान क्या बढ़ेगा? क्या होगा म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में बदलाव और डेट फंड्स में निवेश जो है अब कितना फायदेमंद रह जाएगा? इन्हीं तमाम पहलुओं को बारीकी से हम समझेंगे। साथ ही आगे आपको आपकी निवेश की रणनीति खासतौर से फिक्स्ड इनकम के लिहाज से किस तरह से बदलनी पड़ेगी, इस पर हमारे एक्सपर्ट से सटीक सलाह भी लेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। अर्नब पंड्या मनी एडू स्कूल से, धीरेन्द्र कुमार वैल्यू रिसर्च सीईओ, फिरोज अजीज आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के डिप्टी सीईओ, राज मेहता पीपीएफएस म्यूचुअल फंड से हमारे साथ डेट सीईओ जुड़ गए हैं, और रियलवाइज एएमसी की राधिका गुप्ता। आप सभी का स्वागत है। इतना बड़ा मेगा पैनल मेरे साथ मौजूद है और बारीकी से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो हमें ये हाईलाइट्स देना चाहते हैं कि आखिर क्या बदलाव हुआ है। शरद, फाइनेंस बिल अब पास हो चुका है, हमें ये बताएं कि अब किस तरह से हम जो है टैक्स स्ट्रक्चर एक तरह से बदलता हुआ देख रहे हैं तमाम डेट निवेश को लेकर, डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश को लेकर। जी बिल्कुल, ये जो थे ऑलरेडी पास हो चुके हैं, ये बिल, फाइनेंस बिल ऑलरेडी पास हो गए, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं स्पेशली जो डेट फंड स्कीम्स को लेके, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की जो बेनिफिट्स है वो आगे जाते हुए जो नहीं देखने वाली है। ऑफकोर्स ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होती है आपकी इंटरनेशनल इक्विटी, डोमेस्टिक इक्विटी फंड ऑफ फंड्स और गोल्ड सेगमेंट के लिए भी, लेकिन याद रखिए गोल्ड के जो सॉवरेन बॉन्ड स्कीम है वो इसमें नहीं आएंगे। लेकिन इसमें एक जो है अभी ऑफकोर्स ये बात इंपॉर्टेंट रहेगी कि जो टैक्स की जो लूप होल है उसको प्लग करने के लिए जो है ये किया गया है ऑफकोर्स, लेकिन ये जो है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन याद रखिए करंटली जो है जो हो रहे थे एक्सपोजर, वहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि होल्डिंग पीरियड थी 3 साल के लिए, उसके बाद जो इंडेक्सेशन आई थी। लेकिन इसकी इम्पैक्ट क्या होगी, एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैक्स एडवांटेज का जो बेनिफिट है वो रिड्यूस हुआ है, बैंक एफडीज और प्योर इक्विटी स्कीम्स में फोकस रहेगा, और जो आर्बिट्राज होती थी अलग अलग डेट स्कीम में उसमें जो है वो कम होने वाली है। और इसके अलावा ऑफकोर्स दर्शाया भी गया है, ओवरऑल इंडस्ट्री कह रही है कि इकोसिस्टम में इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, और अभी भी डेट म्यूचुअल फंड जो इंडस्ट्री एज अ होल है अभी भी अच्छी सी इंप्रूव कर रही है, डेवलप हो रही है, और ये सक्सेस हमने देखा है भारत बॉन्ड में भी और टारगेट मैच्योरिटी फंड स्कीम्स में पिछले साल। तो ऑफकोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपिंग स्टोरी है, और ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि आगे क्या रुख रहने वाली है इंडस्ट्री प्लेयर्स का और स्टेक होल्डर्स का। बिल्कुल देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाता है और किस तरह की कवायद शुरू की जाती है इसमें किसी भी तरह का बदलाव लाने की। बहरहाल शरद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। अपने मेहमानों के साथ मैं जुड़ना चाहूंगी, और चलिए हमारे साथ, क्योंकि राधिका जो है वो यूएस से जुड़ी हुई है, और सीधा मैं चाहती हूँ कि राधिका के पास ही आऊँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उनका एक टेक ले लेना। राधिका, ये बताएं कि अब फाइनेंस बिल पास हो चुका है, कैसे देखती हैं इसका इम्पैक्ट आप? किसी भी एसेट एलोकेशन में डेट म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करते हैं। अब आपने ये टैक्सेशन बेनिफिट्स ले लिए हैं तो इम्पैक्ट एडवर्स होगा। दूसरा, हमने देखा है, हम देश का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉन्ड प्रोग्राम्स चलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही, जिसे भारत बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। 3 ही साल में सेवर्स का ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ में इसमें इकट्ठा हुआ है। पूरी टारगेट मैच्योरिटी फंड कैटेगरी इज 1.5 लाख करोड़। तो डेट म्यूचुअल फंड्स का जो मूवमेंट है ना, वो अभी टेक ऑफ ही हुआ है जब ये स्टेप आ गया है, एंड आई थिंक दिस विल कट दैट अपॉर्चुनिटी इन द मिडल। वी आर जस्ट बिगिनिंग टू सी कि डेट म्यूचुअल फंड्स का क्या पोटेंशियल है सेवर्स के लिए, कंज्यूमर्स ने कैसे इस एसेट क्लास को अपनाया है। तो ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट दूसरी ये बात है कि डेट म्यूचुअल फंड्स के जरिए बड़े लंबे समय का निवेशकों का पैसा आ रहा है। हमारे पास वी हैव 30,000 करोड़ ऑफ 10 year plus मनी इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड आई थिंक इसके सेकेंडरी इम्प्लीकेशंस भी हैं इंडिया के बॉन्ड मार्केट के लिए, जिसकी हम बात कर सकते हैं।
चलिए धीरेन्द्र, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए जैसा कि राधिका ने भी हाईलाइट किया, ठीक है, ऐसा समय जहां पर ऊंची ब्याज दरों का फायदा उठाने के लिए और खासतौर से टैक्स का फायदा उठाने के लिए, जो कि इस पूरे सिनेरियो में एक एडेड एडवांटेज होता अगर कोई फिक्स्ड इनकम के लिहाज से डेट म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करता, इसको आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह पढ़ते हैं? क्योंकि फिक्स्ड अमूमन जब भी हम फिक्स्ड इनकम की बात करते हैं और हमेशा जब भी डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो इसकी तुलना जो है हमेशा फिक्स्ड डिपॉजिट से ही की जाती है, जो ट्रेडिशनली हम भारतीयों को पसंद है और एक भरोसे का निवेश विकल्प है। लेकिन अब इस बदले हुए माहौल में जो कि अचानक हुआ है, किस तरह से इसको पढ़ें, किस तरह पूरा फिक्स्ड इनकम का निवेश का जो माहौल है, जो ढांचा है धीरेन्द्र, उसमें हम बदलाव आता हुआ देखेंगे? अब ये उसमें कोई खास बदलाव नहीं आएगा क्योंकि लोगों के पास चॉइस नहीं है। लोगों के पास जो पहले चॉइस था कि आप डिपॉजिट कर सकते थे, फंड कर सकते थे, फंड में इन्वेस्ट कर सकते थे, अब ये कम अट्रैक्टिव हो गया है। मुझे लगता है कि एक जो मेरी बड़ी शिकायत है कि ये प्रिंसिपली गलत टैक्स है, ये एक अनफेयर टैक्स है। अगर आपका 100 रुपया 10 साल में अगर 120 रुपया हो जाता है और ये महंगाई से आपका पैसा कम हो जाता है, उसके बावजूद आपको टैक्स देना पड़ेगा अपनी आमदनी पे। कैपिटल गेन्स खत्म करने का जो प्रिमाइस है, और वो हमारे यहाँ इक्विटी में भी हुआ है। यही सरकार 2018 में इक्विटी पे इक्विटी टैक्सेबल हो गया, उसके पहले टैक्स फ्री हुआ करता था और वहां पे भी कैपिटल गेन्स टैक्स का एग्जेप्शन नहीं है। तो कैपिटल गेन्स टैक्स का एडजस्टमेंट इंडेक्सेशन से जरूरी है। सरकार अपने बजट में हर साल अनाउंस करती है, आप मकान खरीदते हैं और बेचते हैं तो उसको महंगाई से एडजस्ट करके उस पर टैक्स दिया जाता है। यहाँ पर ये एक बड़ा बदलाव है। उसके अलावा आप कहेंगे कि बैंक से मिलने वाला आमदनी जो है वो है, लेकिन वहां एक बड़ा अंतर ये है कि वहां पे आपको गारंटीड इनकम मिलता है। सरकार की छोटी बचत योजनाएं आज उससे कॉम्पीट कर रही हैं। किसी भी रिटायरी के लिए आज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसमें 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख किया गया है, वहां पे गारंटीड सबसे ज्यादा रिटर्न वहीं पे मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़े प्लान के तहत हुआ है और बहुत ज्यादा शोर नहीं हो इसलिए ये बजट में अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, केवल ये अमेंडमेंट में ये अमेंडमेंट डाला गया है पास होने के तुरंत पहले। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा प्लान है, उसके तहत ये हुआ है। ये सोचा समझा हुआ चीज है, ये कोई गलती से आया हुआ या इस तरह का कोई कदम नहीं है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि ये एक इन्वेस्टर्स के लिए डिसअपॉइंटिंग चीज है, लेकिन इससे बचा जा सकता है क्योंकि अगर आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर इससे बच सकता है, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी समस्या होगी अगर अपना आउटफ्लो और क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो एक बड़ा अट्रैक्शन है कि आप जब तक अपना इन्वेस्टमेंट बेचते नहीं है तब तक आपको टैक्स नहीं देना होता है। ये एक बेहतरीन टैक्स डेफरल व्हीकल है और इस वजह से आप प्लान कर सकते हैं। दूसरा, डिपॉजिट की तुलना में या बॉन्ड की तुलना में जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल ये नुकसान हुआ है, ये डिसअपॉइंटिंग है। इससे आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा जब आप निकालेंगे, लेकिन आप प्लान करके अपने एलोकेशन को, विड्रॉल को आप इसको काफी कम कर सकते हैं। बात रही इंटरनेशनल फंड और गोल्ड की, जो कि क्योंकि भारत में जो टैक्सेशन रिजीम है वो कहता है कि इक्विटी और नॉन इक्विटी, और सब कुछ नॉन इक्विटी है इंटरनेशनल फंड और गोल्ड, और इक्विटी का डेफिनेशन है 65% से ज्यादा इक्विटी में। तो वहां पे आप अगर किसी को सोने में पैसा लगाना ही है, आमतौर पे नहीं लगाना चाहिए पर लगाना ही है, तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लीजिए। वो पूरी तरह से आप प्राइमरी इशू लेते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स भी आपको नहीं देना होता है। और उसके अलावा आप सेकेंडरी मार्केट से भी खरीदते हैं तो वहां पे इंडेक्सेशन की आपको छूट मिलती है, का फायदा मिलता है। और इंटरनेशनल फंड में लगाना है तो मुझे लगता है म्यूचुअल फंड को इसमें काम करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक फंड लॉन्च कीजिए और 35% तक आप उसमें भी विदेशी बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो है म्यूचुअल फंड्स के लिए देखना होगा कि किस तरह के बदलाव और किस तरह की नई तरह की इनोवेशंस ये कर सकते हैं। राज, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि अब बारीकी से समझना होगा। देखिए, डेट म्यूचुअल फंड कैटेगरी की हम जब बात करते हैं राज, तो यहाँ पर 16 तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है। जागरूकता लोगों में इसको लेकर बढ़ी रही थी। धीरेन्द्र ने भी हाईलाइट किया कि किस तरह से एज अ प्रोडक्ट अगर हम देखें तो अपने आप में ये काफी उम्दा प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर आप इसको योजनाबद्ध तरीके से इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास कई सारे मौके हैं अपने लक्ष्य के साथ इसको बांधने के। लेकिन अब जो बदलाव हुआ है उसमें रुझान में कितनी कमी आएगी, किस तरह से आप आने वाले वक्त में अपनी एएमसी या बाकी तमाम इंडस्ट्री के लिहाज से अगर मैं पर्सपेक्टिव समझना चाहूं आपसे, तो बदलाव लाने पर जोर शायद दिया जा सकता है। जी, अगर आप इंडस्ट्री की बात करें तो अराउंड 13 लाख करोड़ का डेट म्यूचुअल फंड्स का एयूएम है।
तो उसमें से 75% लगभग शॉर्ट टर्म मनी है, लेस देन 3 इयर्स मनी है, भले वो मनी मार्केट फंड्स हो, लिक्विड फंड्स हो, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हो, तो उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा क्योंकि उसका टैक्सेशन सेम रहता है। अगर बाकी के 25% की भी बात करें तो ज़्यादातर पैसा टारगेट मैच्योरिटी फंड्स या भारत बॉन्ड फंड्स और उसमें है, तो उसमें भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए डालते थे पैसा बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन बेनिफिट्स, डेफिनेटली उस पर इम्पैक्ट आएगा। और अगर हमारे फंड हाउस की बात करें तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स है। एक है हाइब्रिड फंड जिसपे ये इम्पैक्ट आएगा क्योंकि हम खाली 25% तक इक्विटी में डालते थे उसमें, और बाकी का 75% डेट में डालते थे, तो इसमें इम्पैक्ट आएगा। इसमें आगे जाके देखना रहेगा अगर कैटेगरी चेंज कर सकते हैं या कुछ चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट है फ्लेक्सी कैप फंड, उसमें हम अप टू 35% ही बाहर के स्टॉक्स में, इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते थे, तो उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट कंपेयर टू अदर इंटरनेशनल फंड्स ये प्रोडक्ट और भी अट्रैक्टिव हो जाता है। चलिए अब थोड़ा सा मुझे डेट म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो हमारे पास है मौजूद, उसका ढांचा समझना है और समझना है कि किस तरह की एएमसी का कितना जोर था डेट प्रोडक्ट्स में। शायद फिरोज आप इसका जो खाका है हमको अच्छे से बता पाएं, कितना तक पैसा यहाँ पर डेट में है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज का, कौन कौन सी ऐसी एएमसीज हैं जो उम्दा डेट म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बेचती आई हैं? यस कविता जी, देखिए डेट जो है फ्रॉम अ फंड में बहुत सारी इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जिन्होंने डेट पे फोकस किया है। आईडीएफसी पहले डेट पे ज्यादा फोकस रहती थी, ईडलवाइज का भी अच्छा खासा एयूएम डेट में है, राधिका मैडम भी हैं पैनल पे। पॉइंट इज डेट में एक फंड मैनेजर ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता क्योंकि इतनी डाइवर्स परफॉर्मेंस नहीं होती। आप जीसेक खरीद सकते हैं, एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन खरीद सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद सकते हैं, बट जैसे इक्विटी में हर साल बेस्ट और वर्स्ट स्कीम में 30% का आंसर होता है, डेट में इतना अंतर नहीं होता है। पॉइंट वन, उसमें कमाई भी कम होती है, कॉस्ट भी फ्रॉम अ क्लाइंट स्टैंड पॉइंट कम होती है। तो आई थिंक ये जो टैक्स एडवांटेज जो इंडेक्सेशन की बात कर रहे हैं हम, वो ज्यादातर एचएनआई उसका प्रयोग लेता था। आज इंडिया में सिर्फ 60 लाख यूनिक डेट इन्वेस्टर क्यों है, जब 1.7 करोड़ एफडी में पड़ा हुआ है? उनको भी पता था कि इंडेक्सेशन मिलेगी, फिर भी एफडी में थे, क्योंकि जो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है एफडी में उसको इंडेक्सेशन से फर्क इतना नहीं पड़ता। उसकी इनकम टैक्स ब्रैकेट नई रेजिम में 15 लाख भी अगर कोई कमाता है तो 10% की टैक्स भरता है, तो और 15 लाख कमाने वाले भी कम है। और सो आई पर्सनली थिंक पॉइंट वन, कविता जी, क्वाइट अ फ्यू इंडस्ट्री प्लेयर्स हैव अ फोकस ऑन डेट, बट ऐसा कोई इंडस्ट्री प्लेयर नहीं है जो इक्विटी पे फोकस कम करे और डेट पे ज्यादा करे, क्योंकि वाइस वर्सा अवेलेबल है काफी सारे जो डेट को बिल्कुल ही नहीं फोकस करते और इक्विटी पे रहते हैं। दैट्स पॉइंट वन। पॉइंट टू, मेरे हिसाब से जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, मार्जिनल टैक्स रेट का जो डिसएडवांटेज है, फॉर 99% ऑफ इंडिया इट डजंट मैटर। दैट्स माय ओपिनियन। एंड जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है तो परिवार में 3-4 पोर्टफोलियो होते हैं, एक हस्बैंड का होता है, एक वाइफ का होता है, एक चाइल्ड का होता है। जो फाइल में कोई इनकम ना हो उसमें अगर वो डेट इन्वेस्ट करे और अर्निंग मेंबर्स की फाइल में इक्विटी इन्वेस्ट करे, तो ये दुविधा सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे काफी सारे 7-8 जरिए हैं, क्योंकि कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्टिल कम्स अंडर कैपिटल गेन हेड, एक बहुत अट्रैक्टिव हेड है कैपिटल गेन हेड, बाकी 4 हेडों से बहुत प्यारा हेड है। तो सेक्शन 73 का प्रयोग कर सकते हैं, सेक्शन 73 सब सेक्शन 3 का प्रयोग कर सकते हैं। सेक्शन 48 इसीलिए हट गया है मेरे हिसाब से क्योंकि बॉन्ड्स एंड डिबेंचर पे इंडेक्सेशन नहीं मिलती। अब उसके ऊपर म्यूचुअल फंड का रैपर लगा दो तो इंडेक्सेशन मिल रही थी, तो इसको मिनिस्ट्री ने लूप होल की तरह देखा है, ये मुझे लगता है। ये बताएं हमें कि जब हम डेट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, 16 तरह के म्यूचुअल फंड है, कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो हर निवेशक को अपनी अवधि के हिसाब से इसमें निवेश करने का एक मौका मिलता है। ये उनके पास एक बहुत बेहतरीन विकल्प है इस पूरे पोर्टफोलियो को अगर हम देखें डेट म्यूचुअल फंड के। ऐसे कितने निवेशक हैं जो वाकई इसमें लंबी अवधि के लिए पैसे पार्किंग करके रखते होंगे, या आपको लगता है कि केवल शॉर्ट टर्म पार्किंग ही थी जो की जाती थी और इसीलिए जो लंबा समय तक रह जाता है निवेशक वो आज भी फिक्स डिपॉजिट और बाकी छोटी बचत योजना जिसको लेकर अगर हम देखें छोटे मझोले शहरों में जागरूकता ज्यादा है और अब तो इंडेक्सेशन का फायदा भी हट गया है। किस तरह से इन्वेस्टर बेस था म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड्स में, और अब उसमें भी कितना बदलाव आने की संभावना है? अर्णव, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
चलिए, शायद अर्नब जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है। धीरेन्द्र जी, यही सवाल अगर आपसे करना चाहूं तो। हेलो जी जी, कविता आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल इन्वेस्टर बेस को लेकर समझने का था, जो कि डेट म्यूचुअल फंड को समझते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं, क्योंकि 16 तरह के डेट म्यूचुअल फंड है सर। तो ऐसे में छोटी अवधि से लेकर लंबी अवधि तक पैसा पार्किंग करने का आपके पास विकल्प है। अब किस तरह के निवेशक किस तरह के डेट म्यूचुअल फंड्स को पसंद करते आए हैं, जितने भी लोग हैं, क्योंकि लंबा अगर किसी को पैसा डालना हो तो या तो वो फिक्स डिपॉजिट या छोटी बचत योजनाओं में अभी भी थोड़ा सा भरोसा दिखाते हैं। अब किस तरह का इन्वेस्टर बेस है? क्या शॉर्ट टर्म पार्किंग ज्यादा की जाती थी डेट म्यूचुअल फंड्स में? यहाँ डेट म्यूचुअल फंड में जो बहुत बड़ा पैसा है वो लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड में है, और वहाँ बड़ी कंपनियां पैसा लगाती हैं। उन लोगों के लिए विकल्प अभी भी है, क्योंकि अगर करंट अकाउंट में पैसा पड़ा रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ डेट फंड्स में कंपनियों का जो बड़ा पैसा डेट में लगता है वो आम तौर पे ऐसे फंड में नहीं लगता था जहाँ पे वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सके और 3 साल तक उसको होल्ड कर पाए, क्योंकि ये पहले जो इंडेक्सेशन का फायदा 1 साल के बाद मिलता था, ये 2-3 साल पहले ये बदलाव हो चुका है। जहां तक बात है, ये एक डिसअपॉइंटिंग चीज है कि इंडेक्सेशन का फायदा मिल जाता था, ये एक एडिशनल सुविधा थी, ये एक बड़ा आर्बिट्राज था, और ये नहीं मिलेगा। लेकिन इसके वजह से कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि अगर कोई पीपीएफ में पैसा लगा रहा था अपने फिक्स्ड इनकम के लिए, तो वो अभी भी लगाता रहेगा और लगाएगा। ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस आपके लिए टैक्स फ्री तरीका है उसमें रिटर्न जनरेट करने का, जब तक कि आप अपना अकाउंट लाइव रखते हैं। इससे ज्यादा सुरक्षित भारत में कोई और फिक्स्ड इनकम ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो वो लोग, इंडिविजुअल्स का प्रायोरिटी बिल्कुल ही अलग है, कंपनियों का प्रायोरिटी अलग है, जहां पे बड़ा पैसा लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड या कुछ फंड में लगता है। ये जो 16 तरीके के फंड बनाए गए हैं, ये म्यूचुअल फंड कंपनी की पुरानी आदत है कि कहानियों के आधार पे नया फंड बनाती है और उसको बेचने की कोशिश करती है। बेचने के लिए चीजों को कॉन्फ़िगर किया जाता है, और इसमें से अधिकतर चीजें अगर एक आम निवेशक, क्योंकि एक आम निवेशक अगर लिक्विड फंड में न लगाए, सेविंग्स बैंक में ही पड़ा रहेगा उसका 1 लाख रुपया, तो उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोगों को देखना चाहिए कि आपके काम का केवल 2-3 फंड है, भले ही 16 तरीके के, बल्कि ये 16 तरीके के नहीं है। आप जो 16 तरीके का कह रही हैं, ये केवल ओपन एंड फंड के लिए सेबी का फ्रेमवर्क है। इसके अलावा आप एफएमपी 50 लॉन्च कर सकते हैं, टारगेट मैच्योरिटी फंड लॉन्च कर सकते हैं कोई, और इसके अलावा आप थीमेटिक बॉन्ड फंड का भी कितना भी लॉन्च कर सकते हैं। तो केवल 16 ही नहीं है। बिल्कुल। कहानियों में मत जाइए, अपनी जरूरत देखिए, और उसके हिसाब से अधिकतर निवेशकों की जरूरत एक शॉर्ट टर्म डेट फंड से आपके फिक्स्ड इनकम एलोकेशन की जरूरत पूरी हो जाती है। बहुत सारे निवेशक आप एक्टिवली मैनेज, अभी अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप इक्विटी में लगाते हैं, थोड़ा सा पैसा डेट में लगाते हैं, इक्विटी फंड में मत लगाइए। अग्रेसिव हाइब्रिड फंड आपकी जरूरत पूरी कर देगा, आपको इंडेक्सेशन की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड व्हीकल है, जहां पे आप जब तक खरीदने के बाद जब तक बेचते नहीं है, तब तक आपको टैक्स नहीं दिखेगा लगेगा। और ये जो टैक्स डिफरल का फायदा है, और एक एसेट एलोकेशन, एक एम्बेडेड एसेट एलोकेशन, आपके 1/3 पैसे पे आपको डेट नहीं, आपको टैक्स नहीं लगेगा, जो कि डेट में लगा हुआ है फंड के जरिए। वो सुविधा अभी भी आपके पास उपलब्ध है। अर्नब जी, यही सवाल आपसे, क्या जवाब देंगे? देखिए, जब भी आप देखें कि कितने इन्वेस्टर्स है, पहले तो ओवरऑल संख्या जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो डेट में वो कम है। उसमें से जब आप ये नया प्रोविजन आ जाएगा, तब उनको हर एक को ये भी देखना पड़ेगा कि उनका जो टैक्सेशन एस्पेक्ट है वो कितना है, क्योंकि अगर आप हाई टैक्स ब्रैकेट में है तो आपके टैक्स ज्यादा लगेगा और आपका नेट रिटर्न कम हो जाएगा। तो ये बात तो बहुत काफी स्पष्ट है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ इसीलिए कि टैक्स लग रहा है आपको अपना निवेश चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में पूरा का पूरा डेट, आप जो प्योर डेट फंड्स है वो आपको इस प्रकार के नए टैक्सेशन में आ जाएंगे। लेकिन आपको अगर डेट एक्सपोजर लेना है और आप हाइब्रिड फंड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर डेट एक्सपोजर रहता है, लेकिन ये जो फंड्स है वो इस दायरे में नहीं आएंगे। तो आगे जाते हुए मेरे हिसाब से स्मार्ट प्लानिंग के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड्स का बेनिफिट भी ले सकते हैं, और इतना हाई टैक्सेशन भी आप पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन उसका भी इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि एज एन इन्वेस्टर आपको अपने गोल्स पे कायम रहना है और उसके मुताबिक ही निवेश करना है।
राज, फायदेमंद कैटेगरी अगर मैं हाइब्रिड पर थोड़ा सा फोकस करना चाहूं तो ये किस तरह से अब प्ले आउट होती हुई आपको दिखाई दे रही है? क्या यहाँ पर फायदा है निवेशकों को? राज जी, जो अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि उसमें मिनिमम 65% इंडियन इक्विटी में इन्वेस्ट होता था। जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी है उसमें डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उसमें 75% फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट होता था, बाकी का 25% इक्विटीज या रीट्स में इन्वेस्ट हो सकता था। तो डेफिनेटली कंजर्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी को इम्पैक्ट होएगा, और आगे जाके देखना रहेगा इसमें कितने इनफ्लोज आते हैं। अब चलिए थोड़ा सा रणनीति पर मैं आती हूँ। वैसे तो ये काफी हद तक अब तक उजागर हो ही गया है तमाम पैनलिस्टों के जरिए कि आपको अपनी रणनीति के हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड में अब निवेशित रहने पर फोकस करना होगा। और हाँ, एक टैक्स का एक बेनिफिट है जो चला गया है, लेकिन अब इसमें तमाम विकल्पों को मैं आपके अगर सामने रखूँ, जिसमें फिक्स डिपॉजिट आ जाती हैं, छोटी बचत योजनाएं आ जाती हैं, हम पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और तमाम डेट म्यूचुअल फंड्स, इनमें से किस तरह के निवेशक को किस तरह का फिक्स्ड इनकम का विकल्प जो है वो उठाना चाहिए और उसमें दिलचस्पी दिखानी चाहिए निवेश को लेकर, ये हमको जरा आप समझाएं। फिरोज। यस कविता, देखिए जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो क्लासिफिकेशन होगी लार्जली टैक्स स्लैब्स पे होगी। पॉइंट 1, अगर हाईएस्ट टैक्स स्लैब में है आप तो जाहिर सी बात है आपको एफडी में फिर भी नहीं जाना है, क्योंकि उधर इंटरेस्ट इनकम मिलता है और इंटरेस्ट इनकम सेट ऑफ नहीं हो पाता है। और सेकंड चेक आपको ये करना है क्या आपके परिवार में कोई और है जो इनकम नहीं कमाते और उनका कोई पैसा ऑलरेडी हो या नहीं हो, या क्या गिफ्ट दे सकते हैं विदाउट क्लबिंग प्रोविजन टू अ मेजर चाइल्ड। दैट्स द सेकंड। तो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट वालों के लिए मेरे हिसाब से आज भी डेट फंड एक बेहतरीन विकल्प है। अगर ये इंप्लीमेंट हो भी जाता है, जो अब बिल भी पास हो गई है जैसे आपने कहा कविता जी, डेट फंड फॉर लार्ज इन्वेस्टर्स, छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं जिनकी टैक्स स्लैब्स ऑलरेडी 10% की टैक्स स्लैब पे है, 15% की टैक्स स्लैब में है, उनके लिए जो डेट फंड की जो अट्रैक्टिवनेस थी वो नियर खत्म सी हो गई। क्योंकि इंडेक्सेशन के बाद महंगाई को अगर मैं 4-5% मानता तो नेट टैक्सेशन सिर्फ 5 से 6% थी। तो कोई भी अगर इनकम टैक्स स्लैब में है 10% की, 15% की, उनके लिए जो डेट फंड की रेलेवेंस ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स, FDs for lower tax brackets, even endowment plans for less than 5 lakhs, and HNI के लिए जो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है और जिनके परिवार में भी ऐसा कोई नहीं हो जिसकी छोटी स्लैब हो, उनके लिए डेट फंड्स वुड बी द राइट थिंग टू डू। धीरेन्द्र जी, हम सब जानते हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो प्लानिंग के नियम के अनुसार देखा जाए तो आपको निवेश को और इंश्योरेंस को अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन इस फैसले का फायदा इंश्योरेंस की उन पॉलिसियों को कितना मिलता हुआ दिखाई देगा जहां पर आप निवेश कर सकते हैं? बात यहां पे केवल यूलिप्स की जा रही है या इसी तरह के प्लान्स की बात की जा रही है? कितना रुझान यहां बढ़ता हुआ दिखाई देगा, कितना फायदा बढ़ता हुआ दिखाई देगा? नहीं, इसके वजह से यूलिप लोग नहीं खरीदते हैं। एक आदमी आपके पीछे पड़ जाता है, इस वजह से आप यूलिप खरीदते हैं। तो और वो जो खरीदने वाला आदमी है वो अगर विचार कर ले कि उसको उसकी जरूरत क्या है, क्या उसके लिए उचित है, तो वो यूलिप खरीदेगा ही नहीं। तो उसका जो टारगेट मार्केट है, उसका जो ऑडियंस है, वो एक नाइव और गलिबल आदमी है जिसको कुछ भी बेचा जा सकता है। इसलिए उसको वो एक लॉजिकल और डिसीजन मेकिंग का रिजल्ट नहीं है यूलिप को खरीदना। लेकिन इससे उसका वो हो सकता है कि एक सेलिंग पॉइंट हो जाए और वो कुछ बोलने का आधार हो जाए कि देखिए इसमें हुआ है, क्योंकि बाजार में बहुत कुछ बोला जाता है, कहा जाता है जिसके और बेचने के लिए, और बहुत चीजों के आधार होते हैं, बहुत चीजों के नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कि सेबी का एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 90% लोग ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनाते हैं और देश के अधिकतर लोग ट्रेडिंग ही करते हैं। तो होता क्या है, कहा क्या जाता है, लोग समझते क्या है और लोगों का उम्मीद क्या है, ये सब कहना बड़ा मुश्किल है। फिक्स डिपॉजिट पर मैं बात करूंगी और उसके बाद इस चर्चा को हम समाप्त करेंगे, क्योंकि अर्नब जी, कितने चांसेस है कि अब जो है फिक्स डिपॉजिट्स पर एक बार फिर से लोगों का भरोसा बढ़ेगा और बैंक्स इसको किस तरह से प्ले आउट करेंगे? अब तक जो ब्याज दरें बढ़ती हुई हम देख रहे हैं, क्या उनका पूरा फायदा पूरी तरह से बैंक डिपॉजिट्स के लिहाज से लोगों को, ग्राहकों को दे रहे हैं, और इसके बाद क्या उसमें अब और बढ़त आती हुई दिखाई देगी, प्रचार प्रसार में इजाफा होगा? देखिए, अगर आप बैंक्स की स्थिति देखें तो बहुत सिंपल है। उनका क्रेडिट ग्रोथ जो है
वो 15% प्लस चल रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो नहीं मिल रहा है, इसीलिए बैंक्स ने आज की तारीख में इस हाई रेट एनवायरनमेंट में भी स्पेशल पीरियड डिपॉजिट्स और सभी एफर्ट्स कर रहे हैं नई डिपॉजिट्स लाने के लिए। इसके अलावा अब ये जो मूव है उससे बैंक्स के पास एक नया मार्केटिंग टूल आ जाता है, जहां पर वो कहते हैं, वो कहेंगे कि ये जो फिक्स डिपॉजिट्स है वो आपके लिए अट्रैक्टिव है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है और टैक्सेशन में भी इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक एग्रेसिव सेलिंग बैंक्स ये कारण लेकर भी करेंगे। और एक ऐसा वर्ग है जिनको सेफ्टी और श्योरिटी चाहिए, वो इस प्रकार बैंक डिपॉजिट्स की तरफ जरूर जाएंगे। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जिसको ये भी समझ में आता है कि हमको इन्फ्लेशन को बीट करना है, और ये इंडेक्सेशन का जो बेनिफिट चला गया है उसका बिगेस्ट इंपैक्ट डेट इन्वेस्टमेंट पे यही होगा कि जो आप इन्फ्लेशन बीटिंग ऑप्शन आपके पास था वो एक चला गया है। और ये भी सिंपल है, देखिए बैंक डिपॉजिट्स और अगर आपको डेट म्यूचुअल फंड को सेम लेवल पे लाना था तो आप बैंक डिपॉजिट्स को तो इन्फ्लेशन या इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे नहीं सकते, क्योंकि वहां पर इंपैक्ट इतना बड़ा होगा कि सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू में इतनी ड्रास्टिक फॉल आएगी कि वो पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने ये दूसरा ऑप्शन एडॉप्ट किया है, जहां पर जो बेनिफिट था वो ले लिया है और पार से ले आए हैं। तो एक वर्ग वो जाएगा फिक्स डिपॉजिट की ओर, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग और स्मार्ट प्लानिंग की दृष्टि से इसको देखना चाहिए कि आप इसके अपने पोर्टफोलियो पे इस पर असर कैसे कम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही स्मार्ट प्लानिंग और स्मार्ट इन्वेस्टिंग अब आपके काम आएगी, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं एक दवा हर बीमारी के लिए नहीं हो सकती। उसी तरह से मानते हैं कि टैक्स बेनिफिट चला गया है डेट म्यूचुअल फंड में, लेकिन प्रोडक्ट की अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखना चाहें तो अभी भी डेट म्यूचुअल फंड ऐसी कैटेगरी है जहां पर आपको फिक्स इनकम में मौजूद तमाम विकल्पों के मुकाबले कई सारे फायदे मिलते हैं। अब जो है ये आपको अपनी रणनीति, अपने आर्थिक गोल और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार अपने पोर्टफोलियो लेवल पर प्लान करना होगा और उसके बाद ये कॉल लेना होगा कि किस तरह के डेट म्यूचुअल फंड के विकल्प में आपको पैसा लगाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए, तमाम दर्शकों का इस पूरे मुद्दे पर मार्गदर्शन करने के लिए। नमस्कार।